ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी बात बीच में ही रोकते हुए अनिका के पीछे देखकर मन ही मन कुछ सोचना शुरू कर दिया। अनिका ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि अगर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने उससे ये पूछ लिया कि क्या वही डॉक्टर अमृता थी तो वो उसे क्या जवाब देगी। अनिका जानती थी कि अब उसकी आइडेंटिटी छुपाने का कोई मतलब नहीं था। अनिका को अब किसी का डर नहीं था। अनिका के जितने भी दुश्मन थे वो अब तक इतना जान चुके थे कि अनिका स्टॉव यूनिवर्सिटी में प्रीति नाम की एक स्टूडेंट बनकर आई थी, और अब अगर डॉक्टर अमृता वाली बात भी लोगों को पता चल जाए उससे अब अनिका की जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। मगर अनिका जानती थी कि अगर यहाँ लोगों को ये पता चल जाए कि अनिका ही दरअसल डॉक्टर अमृता थी तो काफी लोग उससे मिलकर उससे तरह तरह के सवाल पूछकर उसका वक्त बर्बाद करने पहुंच जाएंगे, और इस वक्त वो किसी भी हालत में अपना वक्त बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। अनिका जान चुकी थी कि शक्तिशाली गेंडा और बाकी दुश्मन ये जान चुके थे कि V16 पावर ड्रग बनाने का फार्मूला अनिका के पास मौजूद था, और वो लोग किसी भी वक्त वो फार्मूला उससे चुराने के लिए उसके ऊपर फिर से हमला कर सकते थे। उस एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ देर अनिका के पीछे देखने के बाद अनिका की ओर देखकर पूछा, क्या डॉक्टर अमृता अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से खुद ऑपरेशन करने आई थी? अनिका ने अपने सर्जिकल ग्लव्स निकालकर अपने साथ खड़ी नर्स के हाथ में थमाते हुए उस सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर से कहा, जी, मैं तो उन्हें असिस्ट करने के लिए अंदर गई थी। मुझे लगता है कि ऑपरेशन पूरा करने के बाद वो पीछे के दरवाजे से निकल गई। अनिका की बात सुनकर उसके साथ खड़ी नर्स भी समझ गई थी कि शायद अनिका किसी को बताना नहीं चाहती थी कि वही डॉक्टर अमृता थी। इसलिए डॉक्टर अमृता की आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए अनिका के आसपास खड़े मेडिकल स्टाफ ने भी अनिका की हकीकत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। अनिका लोगों की भीड़ के बीच से रास्ता निकालते हुए जब बाहर निकली तब उसने देखा कि भीड़ के ठीक पीछे फटी हुई आंखों से जेनिफर उसे ही देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जेनिफर पिछले 3-4 घंटे से उसी जगह पर खड़ी थी। उसके चेहरे को देखकर यह महसूस हो रहा था कि आज जेनिफर को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका महसूस हुआ था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की भोली भाली और सीधी साधी लड़की समझ रही थी वो दरअसल इस दुनिया की सबसे बड़ी न्यूरो सर्जन थी। जब अनिका जेनिफर के पास से गुजरी तब जेनिफर ने अचानक ही उसका रास्ता रोकते हुए कहा, अनिका, सॉरी, मेरा मतलब है प्रीति। सॉरी, मेरा मतलब है डॉक्टर अमृता। मैं क्या कहूँ तुम्हें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनिका समझ सकती थी कि जब जेनिफर को इतनी बड़ी बात का खुलासा हुआ था तो उसके लिए ये सब कुछ इतनी आसानी से हजम कर पाना बेहद मुश्किल था। मगर इस वक्त अनिका के पास जेनिफर को सब कुछ समझाने का टाइम नहीं था। जेनिफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में अपनी स्टूडेंट बना सकती हो? आई वांट कि तुम मेरी मेंटर बनो। अनिका ने इस बात का बड़े ही कैजुअली जवाब देते हुए कहा, अगर मैं नेक्स्ट ईयर किसी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट को अपने अंडर लेने का फैसला करती हूँ तो जरूर तुम्हारे बारे में सोचूंगी। जेनिफर के लिए अनिका का यह आश्वासन ही काफी था। अनिका की बात सुनते ही जेनिफर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बस अपनी नजरें झुकाकर अनिका को थैंक यू कहती रही। तभी अनिका की नजर सामने से आ रहे प्रोफेसर एलिस पर पड़ी। प्रोफेसर एलिस के कपड़े आधे जले हुए थे। वो लंगड़ाते हुए अनिका के पास आकर कहने लगे, और डॉक्टर अमृता यहाँ आई है ना? मुझे पता है कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है। तुमने तो उसे पहले भी देखा होगा, क्यों देखा है ना? प्रोफेसर एलिस की इस बात पर अनिका ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। इसके बाद प्रोफेसर एलिस ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी भीड़ की ओर देखकर अनिका से कहने लगे, आज मैं अपने सारे सवालों का जवाब उस डॉक्टर अमृता से लेकर रहूंगा। आखिर पता तो चले वो मेरी ही दुश्मन क्यों बनी फिर रही है। मैं जानता हूँ कि मुझे सामने देखकर उसकी बोलती बंद हो जाएगी। ये कहने के बाद प्रोफेसर एलिस उस भीड़ का हिस्सा बन गए जो लोग ऑपरेशन थिएटर के अंदर से अभी भी डॉक्टर अमृता के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। प्रोफेसर एलिस के जाने के बाद जेनिफर ने दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, बेचारे प्रोफेसर,
आज तो मुझे सचमुच उन पर बहुत दया आ रही है। बेचारे जानते ही नहीं कि जिस लड़की को महज एक मामूली स्टूडेंट समझ रहे हैं वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कंपेटिटर है। अरे मैं जानती हूँ कि तुम उन्हें इस तरह से नहीं देखती, मगर न जाने क्यों मैंने तो सालों से प्रोफेसर एलिस को डॉक्टर अमृता यानी कि तुम्हारे बारे में हमेशा बुरा बुरा बोलते ही सुना है। अब तुम दोनों की दुश्मनी की वजह तो सिर्फ तुम दोनों ही जानते हो। अचानक ही अनिका को लगने लगा जैसे जेनिफर को उससे बात करने में हिचकिचाहट महसूस होने लगी थी। डॉक्टर अमृता के नाम का प्रभाव तो खुद अनिका भी नहीं जानती थी, मगर जेनिफर अच्छी तरह से जानती थी कि उसके सामने इस वक्त जो लड़की खड़ी थी वो न्यूरो सर्जन की दुनिया में एक जादुई नाम से कम नहीं थी। जेनिफर की बातों को इग्नोर करने के बाद अनिका सीधे हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। हॉस्पिटल के मेन गेट से बाहर स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर एक कतार बनाकर खड़े हुए थे। उनके ठीक सामने खड़ी भूमिका उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही थी। भूमिका अपने ऑफिसरों से कह रही थी, देखो हम लोगों को काफी सतर्क रहना होगा। वो दुश्मन किसी भी वक्त वापस हमला कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अभी तक उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है और हम सबको अब एक बात पता चल चुका है कि दुश्मन कितना खतरनाक और ताकतवर है। हमारी इतनी तैयारियों के बावजूद अगर वो इतनी आसानी से हमारे हाथ से निकल गया तो जरा सोचो, अगर वो अपने साथियों के साथ पूरी तैयारी करके हमला करता है तो कितना खतरनाक हो सकता है। मगर इस बार हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम अपनी जान की बाजी लगाकर उसे जरूर अरेस्ट करेंगे और कानून में लिखी कड़ी से कड़ी सजा उसे दिलवाएंगे। भूमिका की मोटिवेशनल बातें सुनकर भूमिका के सारे ऑफिसर्स भी काफी चार्ज अप नजर आ रहे थे। सबकी नजरों में शक्तिशाली गेंडे के भागने की जिल्लत साफ नजर आ रही थी। शक्तिशाली गेंडे ने सबकी नाक के नीचे से फरार होकर सबको शर्मिंदा कर दिया था। ऑफिसरों की एक बड़ी सी फौज हथियारों के साथ मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पाई थी। मगर इस बार सारे के सारे ऑफिसर ने ये तय कर लिया था कि अगर इस बार शक्तिशाली गेंडा हमला करता है तो उसे किसी भी हालत में पकड़ के रहेंगे, जिंदा या मुर्दा। अपने ऑफिसरों से बात करने के बाद भूमिका ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में ले जाकर कहा, देखो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो लोग कुछ ढूंढ रहे हैं और वो लोग जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो उनके हाथ नहीं लगी है, और मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो लोग जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो इस वक्त तुम्हारे पास है। भूमिका की बात सुनकर अनिका काफी हैरान रह गई। अनिका अभी भी 16 पावर ड्रग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी, मगर अब भूमिका को इस बारे में पता था। ये सुनकर अनिका काफी परेशान नजर आने लगी। अनिका की परेशानी देखकर भूमिका ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो घबराओ मत, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे पास इस वक्त जो चीज मौजूद है वो क्या है। मैं इस चीज के बारे में ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं तैयार करूंगी, मगर तुम इतना जरूर जान लो कि जो चीज तुम्हारे पास है उसे तुम अकेले हिफाजत से नहीं रख सकती। जो लोग उस चीज के पीछे हैं वो लोग इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं लग रहे हैं। वो फिर से उस चीज को पाने के लिए तुम पर हमला करेंगे, और इस बार शायद हमला पहले से भी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हो। तुम बिल्कुल घबराना मत, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त कर दूंगी। भूमिका की सारी बातें सुनने के बाद अनिका ने कहीं न कहीं राहत की सांस ली। भूमिका ने उसे आश्वासन दिया था कि वो अनिका की रिपोर्ट नहीं करेगी कि उसके पास कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से शक्तिशाली गेंडे ने यूनिवर्सिटी पर हमला किया था। अनिका ने मन ही मन कुछ सोचने के बाद यहाँ वहाँ देखकर ये तसल्ली कर ली कि कोई उन्हें देख नहीं रहा था। फिर भूमिका का हाथ पकड़कर अनिका बिल्डिंग के पीछे एक कोने में चली गई। भूमिका को अपने से कुछ दूर रखने के बाद अनिका ने अपनी छोटी सी बैग से वो ब्लैक बॉक्स निकाला और अपने पास ही एक छोटी सी दीवार पर रख दिया। अनिका ने बड़े ही ध्यान से उस ब्लैक बॉक्स को अनलॉक किया। अनिका ने सोचा शायद ब्लैक बॉक्स के अंदर जरूर कोई ऐसी चीज होगी जो शायद V16 पावर ड्रग तक पहुंचने का अगला कदम बताए, या ये भी हो सकता था कि उस ब्लैक बॉक्स के अंदर V16 पावर ड्रग बनाने का फॉर्मूला मिल जाए। मगर जब अनिका ने वो ब्लैक बॉक्स खोला तो वो ये देखकर हैरान हो गई कि उस ब्लैक बॉक्स के अंदर दो छोटी छोटी शीशियां थी। शीशियों के अंदर एक दूध सा सफेद लिक्विड नजर आ रहा था। अनिका उन दोनों शीशियों को देखकर समझ गई कि ब्लैक बॉक्स के अंदर जो चीज मौजूद थी वो न तो V16 पावर ड्रग बनाने का फॉर्मूला था और न ही V16 पावर ड्रग तक पहुंचने का कोई जरिया।
बल्कि बॉक्स के अंदर जो चीज थी वो थी V16 पावर ड्रग। उन दोनों शीशियों को देखते ही अनिका ने वो बॉक्स फिर से बंद कर दिया और बड़े ही ध्यान से उस बॉक्स को पैक करके अपने छोटे से बैग के अंदर रख दिया। अनिका की सांसें तेज होने लगी थी। अनिका के पास इस वक्त जो चीज मौजूद थी वो वही चीज थी जिसे इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत ढूंढ रहे थे। अनिका के पास जो 2 शीशियां मौजूद थी उनके अंदर वो ड्रग मौजूद था जो किसी इंसान को दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना सकता था। मगर अनिका ये भी जानती थी कि अगर उसे अलेक्जेंडर को बचाना था तो वो सीधे इस शीशे से लिक्विड निकालकर उस लिक्विड को अलेक्जेंडर के शरीर में इंजेक्ट नहीं कर सकती थी। इस लिक्विड में अभी भी काफी इम्प्यूरिटी मौजूद थी और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बाद ही उस ड्रग को इस्तेमाल किया जा सकता था। मगर अनिका इस खतरनाक ड्रग के प्यूरिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अनिका को उस ब्लैक बॉक्स के अंदर से एक छोटी सी चिट्ठी भी मिली थी। जब अनिका ने उस चिट्ठी को खोला तो चिट्ठी के अंदर प्यूरिफिकेशन की सारी मेथड बताई गई थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें एस्ट्रो यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी में बड़ी ही आसानी से मिल सकती थी। अनिका जल्द से जल्द उस लिक्विड को प्यूरिफाई करने के बाद अलेक्जेंडर तक पहुंचकर उसके शरीर में भी V16 पावर ड्रग बनाने का इंजेक्शन देकर अपने बेटे की जान बचाना चाहती थी। मगर उससे पहले अनिका को कई घंटों का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करना होगा। भूमिका आने जाने वाले लोगों पर नजर बनाई हुई थी। भूमिका अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका जिस चीज को चेक कर रही थी वो कोई ऐसी सीक्रेट चीज थी जिसके पीछे दुनिया की सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन पड़ी हुई थी। भूमिका जानती थी कि अनिका अगर उसे उस चीज के बारे में सब कुछ खुलकर नहीं बता रही थी तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस वाली चिट्ठी और V16 पावर ड्रग की दोनों शीशियों को महफूज रखने के बाद अनिका ने भूमिका की ओर देखकर पूछा, क्या इस वक्त मेरा यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी में जाना ठीक रहेगा? क्या तुम्हें लगता है कि वहां से खतरा टल चुका होगा? अभी अनिका ने भूमिका को ये सवाल पूछा ही था कि अचानक ही लंदन के एक बड़े से टावर की घड़ी से बेल बजने की आवाज सुनाई देने लगी। चर्च के घंटे जैसे वो बेल ठीक 8 बार बजी। अनिका और भूमिका दोनों ही ये सुनकर हैरान हो गए। लंदन में ऐसा तभी होता था जब यदि कोई राजघराने का मेंबर या फिर कोई बेहद नामचीन व्यक्ति जिसने समाज को बहुत कुछ दिया हो उसकी मौत हो जाए। अनिका और भूमिका दोनों ही ये सोचकर हैरान हो रहे थे कि आखिर किसकी मौत हुई थी जिसकी वजह से अचानक सरकार ने शोक का संदेश भेजा था। अनिका ने वो ब्लैक बॉक्स अपनी एक छोटी सी बैग में डालकर अपनी कमर से उस बैग को बांध लिया। अनिका और भूमिका दोनों ही जब बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से से बाहर आए तो उन्होंने कुछ ऑफिसरों को आपस में बात करते हुए सुना। एक पुलिस ऑफिसर अपने साथी ऑफिसर से कह रही थी कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, देखो मुझे अभी अभी मोबाइल पर मैसेज मिला है कि मशहूर म्यूजिशियन लव अब इस दुनिया में नहीं रही। अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए उस साथी ऑफिसर ने अपने फ्रेंड से कहा, अरे हाँ मुझे भी ये मैसेज आया है। ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? लव तो अभी सिर्फ 30 साल की थी। ओह माय गॉड, मुझे उसका म्यूजिक बेहद पसंद था। मैंने आज तक किसी के म्यूजिक में इतनी रूहानी ताकत नहीं देखी। उसका म्यूजिक सुनते ही ऐसा लगता था जैसे मुझे जन्नत की ओर ले जा रहा है। भूमिका और अनिका ने ये नोटिस किया कि देखते ही देखते सारे लोग अपने मोबाइल में देखकर काफी मायूस हो गए थे। हॉस्पिटल के बाहर खड़े कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जोर जोर से सिसकियां लेकर रोने लगे थे। लव जो कि संगीत की दुनिया की बेताज मलिका थी, उसे लोग काफी पसंद करते थे, खासकर यंग जनरेशन। पिछले कुछ सालों में लव ने इतने सारे म्यूजिक एल्बम दिए थे जो दुनिया भर में बेहद मशहूर थे। लव का संगीत बाकी म्यूजिक कंपोजर से काफी अलग था। ये माना जाता था कि लव अपने म्यूजिक की प्रेरणा प्रकृति से लेती थी, चाहे वो झरने से बहने की आवाज हो या फिर पंछियों का चहकना। यह कहा जाता था कि लव हर प्रकृति की आवाज को अपने संगीत में डालकर ठीक उसी आवाज की धुन बनाकर पेश कर सकती थी। कई लोग लव को संगीत की देवी का एक रूप मानते थे। संगीत सीखने वाले कई स्टूडेंट लव को अपनी देवी ही मानते थे।
मगर अचानक आई इस बुरी खबर ने सबको हैरान कर दिया था। लौ की उम्र ज्यादा नहीं थी, वो महज 30 साल की थी, मगर पिछले कुछ सालों में लौ ने संगीत की दुनिया में वो कामयाबी हासिल की थी जो इतिहास में कभी किसी ने नहीं पाई थी। हर साल हर कैटेगरी में लौ का ही संगीत हर जगह अवार्ड फंक्शन के लिए नॉमिनेट किया जाता था और हर साल बेस्ट कंपोजर और बेस्ट सिंगर का अवार्ड लौ को ही दिया जाता था। यहाँ तक कि 2 साल पहले लौ ने हर अवार्ड को लेने से मना कर दिया था। वो चाहती थी कि वो अवार्ड दूसरे म्यूजिक कंपोजर को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें दिया जाए। हालांकि बाकी सारे स्टार्स की तरह लौ कभी भी भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करती थी और ना ही उसे लाइमलाइट ज्यादा अच्छी लगती थी। यह कहा जाता था कि लौ बस एक बंद कमरे में बैठकर सारा दिन म्यूजिक ट्यून बनाती रहती थी। उसके बारे में जो लोग जानते थे वे लोग ये कहते थे कि संगीत लौ की दुनिया थी और वो हर पल संगीत की दुनिया में ही रहना पसंद करती थी। हालांकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अनिका काफी दूर ही रहती थी, मगर लौ के बारे में खुद अनिका ने भी काफी कुछ सुन रखा था। भूमिका खुद भी लौ की बहुत बड़ी फैन थी। लौ की मौत की खबर सुनकर भूमिका को भी बहुत अफसोस हुआ था, मगर इस वक्त उनके पास लौ के लिए आंसू बहाने का वक्त नहीं था। अनिका किसी भी तरह से जल्द V16 पावर ड्रग को प्यूरिफाई करके एलेक्जेंडर को इंजेक्ट करना चाहती थी। वो जल्द से जल्द कॉलेज के लेबोरेटरी पहुंचकर अपना प्रोसेस शुरू करना चाहती थी। इसलिए अनिका ने भूमिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, मुझे इस वक्त यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी में जाना है। मुझे प्रोफेसर मनोज की लेबोरेटरी में जाना है। वहाँ मुझे कुछ बेहद जरूरी काम है। भूमिका भी अब तक अच्छी तरह से जान चुकी थी कि अनिका को जो जरूरी काम था वो उसी ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड था जो अनिका ने अपने बैग में छुपा कर रखा था। अनिका ने भूमिका से पूछा, क्या इस वक्त यूनिवर्सिटी में जाना सेफ रहेगा? भूमिका जानती थी कि शक्तिशाली गेंडा यूनिवर्सिटी से जा चुका था। वो ये भी जानती थी कि शक्तिशाली गेंडा कभी भी वापस अटैक कर सकता था, मगर इस वक्त वो यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं था। यह बात भूमिका और उसके डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से पता थी। दरअसल शक्तिशाली गेंडा एक स्टूडेंट के भेष में नकली आईडी लेकर यूनिवर्सिटी में पिछले कई दिनों से रह रहा था। सुबह जब स्पेशल डिपार्टमेंट के लोगों ने छानबीन की तब उन्हें पता चला कि एक आईडी पिछले कई दिनों से कैंपस में एक्टिव थी, मगर उस आईडी पर जो नाम लिखा था उस स्टूडेंट को मरे हुए काफी साल बीत चुके थे। एक मरे हुए स्टूडेंट की आईडी को यूज करते हुए शक्तिशाली गेंडे ने यूनिवर्सिटी में इतने दिन गुजारे थे, मगर अब स्पेशल डिपार्टमेंट ने सारे पुराने आईडी को इनएक्टिव कर दिया था। वो जानते थे कि अब शक्तिशाली गेंडे का यूनिवर्सिटी में आसानी से आना बेहद मुश्किल हो गया था। भूमिका जानती थी कि इस वक्त प्रोफेसर मनोज की लेबोरेटरी बिल्कुल सेफ थी। इसलिए भूमिका ने अनिका से कहा, ठीक है, मैं जरूरी परमिशन निकलवा देती हूँ, तुम जा सकती हो, मगर याद रखना कि हमेशा तुम्हारे साथ मेरे सिक्योरिटी वाले रहेंगे। अनिका, ये याद रखना कि खतरा भी टला नहीं है, खतरा बढ़ सकता है। शक्तिशाली गेंडा यहाँ से भाग गया है, मगर इतना याद रखना कि वो हमारा पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे पास जो भी चीज इस वक्त मौजूद है वो या तो उसके लिए बहुत जरूरी है या तो बेहद खतरनाक, और इसलिए वो चीज पाने के लिए वो दोबारा हमला जरूर करेगा। हालांकि ये बात अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी। अनिका ने भूमिका की पूरी बात सुनकर हाँ में अपना सर हिला दिया और यूनिवर्सिटी के कैंपस की ओर आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक अनिका के मोबाइल पर क्रिस्टोफर का कॉल आया। अनिका ने जैसे ही कॉल कनेक्ट किया, क्रिस्टोफर की गहरी आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। क्रिस्टोफर ने कहा, अब तक तुमने ये तो सुना ही होगा कि द ग्रेट म्यूजिशियन लव की मौत हो चुकी है। क्रिस्टोफर की ये बात सुनकर अनिका को थोड़ा ताज्जुब हुआ। क्रिस्टोफर अनिका का कोई दोस्त नहीं था जो इस तरह की बातें उससे शेयर किया करता था। अनिका को इस वक्त बेहद जल्दी थी लेबोरेटरी में पहुंचकर अपना प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करने की। उसके पास गंवाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। अनिका ने क्रिस्टोफर से सख्त आवाज में कहा, अगर कुछ काम हो तो कहो, वरना मैं फोन डिस्कनेक्ट करती हूँ। क्रिस्टोफर ने अनिका को रोकते हुए कहा, अरे काम के लिए ही तो फोन किया है मैंने। मैं मेरे दोस्त आशीष की तरह तुम्हारे प्यार में पागल नहीं हूँ। अनिका ने गहरी सांस छोड़ते हुए क्रिस्टोफर से कहा, जो कहना चाहते हो जल्दी जल्दी कहो। क्रिस्टोफर ने भी अब ज्यादा वक्त न गंवाते हुए अनिका से कहा,
तुमने अभी ये तो सुना ही होगा कि द ग्रेट म्यूजिक कंपोजर लॉ की मौत हो चुकी है। बेचारी केवल 30 साल की थी। क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की कि इतनी कम उम्र की इतनी टैलेंट म्यूजिक कंपोजर इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर क्यों गई? क्या तुम जानती भी हो कि लॉ कौन थी? क्रिस्टोफर की बातें सुनने के बाद अनिका एक गहरी सोच में डूब गई। उसके बाद अचानक ही अनिका के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मन ही मन अनिका को कोई ऐसी बात पता चली थी जिसके पता चलते ही उसके होश उड़ गए थे। अनिका ने अटकती हुई आवाज में क्रिस्टोफर से पूछा, क्या लॉ ही द लिसनर थी? द लिसनर वो थी जो उन 5 बच्चों में शामिल थी जो बचपन में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट होने के बावजूद अब तक जिंदा किसी भी तरह थी। V16 पावर ड्रग का डोज लेने के बाद जो 5 लोग अभी इस दुनिया में जिंदा थे उन्हीं में से एक थी द लिसनर, यानी कि द ग्रेट म्यूजिक कंपोजर लॉ। अनिका को धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी थी। लोग कहते थे कि लॉ के अंदर म्यूजिक बनाने की एक सुपर नेचुरल शक्ति थी। आज अनिका को पता चला कि वो शक्ति कहाँ से लॉ को मिली थी। द लिसनर के दिमाग में पावर ड्रग ने वो शक्ति दी थी जिससे उसे कोई भी चीज काफी दूर से ही अच्छी तरह से सुनाई दे सकती थी। वो साउंड जो ह्यूमन कानों के लिए सुनना इम्पॉसिबल होते थे, उन सारे साउंड को द लिसनर बड़ी ही अच्छी तरह से सुन सकती थी। कम से कम डेसिबल की साउंड या ज्यादा से ज्यादा डेसिबल की साउंड द लिसनर यानी कि द ग्रेट म्यूजिक कंपोजर लॉ बड़े ही आराम से सुन सकती थी। उसने अपनी इस क्वालिटी को संगीत के जरिए इस्तेमाल करके संगीत को एक अलग लेवल तक पहुंचा दिया था। क्रिस्टोफर और शक्तिशाली गेंडे की तरह अपनी ताकत को अपनी कमजोरी न बनाकर द लिसनर यानी कि लॉ ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके संगीत की दुनिया में उन ऊंचाइयों को छुआ जहां आज से पहले कभी कोई नहीं पहुंच सकता था। लॉ के बारे में सब कुछ सुनने के बाद अनिका को इस बात का एहसास हो चुका था कि ये जरूरी नहीं था कि जो भी V16 पावर ड्रग के ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का शिकार हुए थे वो सारे के सारे खतरनाक सुपर ह्यूमन बन चुके थे। उन 5 लोगों में से एक लॉ भी थी जिसने अपनी शक्ति का सदुपयोग करके इस दुनिया को संगीत की वो भेंट दी थी जो आज से पहले कोई नहीं दे पाया था। अनिका को मन ही मन लॉ पर बहुत तरस आ रहा था। जब क्रिस्टोफर को पता चला कि अनिका सारी बातें समझ चुकी थी, तब क्रिस्टोफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उससे कहा, तो अब तक तो तुम इतना जान चुकी होगी कि हमारी प्यारी दोस्त यानी कि द लिसनर जो उन 5 बच्चों में शामिल थी जो आज तक किसी तरह ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बावजूद अपने आप को इस ड्रग का शिकार बनने से रोके हुए थी, वो आज इतने सालों बाद ये जंग हार चुकी है। मुझे अपने दोस्त की मौत पर बेहद अफसोस है, मगर इस वक्त मुझे उसकी मौत के अफसोस से ज्यादा इस बात की चिंता है कि कहीं कल मेरे साथ भी वो ना हो जो आज उसके साथ हुआ। अब तक तुम्हें इस बात का अंदाजा तो लग चुका होगा कि V16 पावर ड्रग का डोज पहले ही डोज की तरह स्टेबल नहीं है। जिन जिन लोगों ने पहला डोज ले रखा है उन सब के सर पर इस वक्त मौत की तलवार लटक रही है। इसलिए जल्द से जल्द तुम्हें उस V16 पावर ड्रग को ढूंढना होगा। ये तुम्हारे बेटे की जिंदगी के लिए और मेरी जिंदगी के लिए बेहद अहम है। अनिका जानती थी कि उसके पास इस वक्त ब्लैक बॉक्स के अंदर 2 V16 पावर ड्रग के डोज मौजूद थे, मगर अनिका ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि एक डोज एलेक्जेंडर को देने के बाद जो और एक डोज बचने वाला था वो डोज वो आशीष की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। क्रिस्टोफर की मदद करने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता था। फोन पर क्रिस्टोफर बार बार अनिका से सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि अगर उसे एलेक्जेंडर की जान बचानी है तो उसे जल्द से जल्द V16 पावर ड्रग का फार्मूला ढूंढना होगा। क्रिस्टोफर की ये बातें सुनकर अनिका को एक बात का यकीन हो गया था कि क्रिस्टोफर और शक्तिशाली गेंडे के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। वो लोग आपस में बातें नहीं करते थे। क्रिस्टोफर तब तक ये बात नहीं पहुंची थी कि वो ब्लैक बॉक्स जिसमें V16 पावर ड्रग मौजूद था वो अनिका के कब्जे में था। क्रिस्टोफर का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका सीधे यूनिवर्सिटी के लेबोरेटरी बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका जल्द से जल्द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करना चाहती थी, मगर उसके लिए अनिका को प्रोफेसर मनोज यानी कि अनिकरण फार्मेसी के पुराने मैनेजर मनोज की मदद से
उनकी लेबोरेटरी में काम शुरू करना था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो पुराने अब मैनेजर मनोज को किस तरह फेस करे। जब अनिका लेबोरेटरी बिल्डिंग में दाखिल हुई तब अचानक काउंसलर मैडम ने अनिका को पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, अरे प्रीति, जरा रुक जाओ। काउंसलर मैडम ने अनिका के पास आने के बाद कहा, मैं जानती हूँ कि प्रोफेसर एलिस की एक्सपेरिमेंट फेल हो चुकी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे प्रोफेसर मनोज के साथ जुड़ जाओ। उनके एक्सपेरिमेंट को इन्वेस्टमेंट मिल गई है, बहुत जल्द उनका प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। चलो मैं तुम्हारा उनके साथ इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ये कहने के बाद काउंसलर मैडम ने अनिका का हाथ पकड़ा और सीधे उसे प्रोफेसर मनोज की लेबोरेटरी के अंदर ले गई। जब काउंसलर मैडम ने अनिका के साथ उनकी लेबोरेटरी के अंदर दाखिल हुई तब प्रोफेसर मनोज अपने हाथों में पकड़ी हुई एक फाइल पढ़ रहे थे। तभी काउंसलर मैडम ने उन्हें आवाज लगाते हुए कहा, प्रोफेसर मनोज, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी होनहार स्टूडेंट प्रीति से मिलें। प्रोफेसर मनोज की आंखें पूरी तरह से अपनी फाइल पर गड़ी हुई थी। जहां अनिका और काउंसलर मैडम खड़े थे उस तरफ प्रोफेसर मनोज की पीठ थी और वो खिड़की की ओर देखकर अपने फाइल में कुछ पढ़ रहे थे। जब काउंसलर मैडम ने प्रीति का इंट्रोडक्शन दिया तब प्रोफेसर मनोज को ऐसा जरूर लग रहा था कि ये नाम उन्होंने पहले भी कभी सुना था, मगर पिछले कुछ दिनों में जब से एनटीटी कंपनी ने प्रोफेसर मनोज को अपने प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सर किया था तब से लेकर अब तक यूनिवर्सिटी के कई सारे स्टूडेंट एक के बाद एक प्रोफेसर मनोज के पास आकर उन्हें इंटरव्यू दे रहे थे। अब कैंपस का हर बच्चा प्रोफेसर मनोज के साथ काम करना चाहता था, क्योंकि ये बात सभी लोगों में फैल गई थी कि एनटीटी कंपनी ने बहुत बड़ी रकम प्रोफेसर मनोज के प्रोजेक्ट के लिए देने का फैसला किया था। और अगर इतनी बड़ी कंपनी इतनी बड़ी रकम किसी प्रोफेसर के प्रोजेक्ट में लगा रही थी, इसका मतलब साफ था कि प्रोफेसर मनोज का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था। अब यूनिवर्सिटी का हर बच्चा प्रोफेसर मनोज के साथ मिलकर प्रोफेसर मनोज के प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता था, मगर प्रोफेसर मनोज बस जल्द से जल्द अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई कीमती साल स्वाति मल्होत्रा की सर्विस में गुजार दिए थे, मगर अब उनकी बची हुई जिंदगी में वो अपने हर ख्वाब को पूरा करना चाहते थे। वो सारे एक्सपेरिमेंट्स, वो सारे प्रोजेक्ट जो उन्होंने इतने सालों से सोच रखे थे, उन सब का वो एक एक करके पूरा करना चाहते थे। और ये प्रोजेक्ट उनकी मंजिल की ओर आगे बढ़ने में उनकी पहली सीढ़ी थी। प्रोफेसर मनोज ने बिना अनिका की ओर देखे सिर्फ अपने हाथ का इशारा करते हुए अनिका से कहा, ठीक है, एक काम करो, अपना बायोडाटा यही टेबल पर रख दो, मैं बाद में पढ़ लूँगा। उसके बाद जब शॉर्ट लिस्ट किए गए स्टूडेंट के साथ फाइनल इंटरव्यू होगा तब तुम्हें बुला लूँगा। प्रोफेसर मनोज का इतना एरोगेंस अनिका ने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। ये कहा जाता है कि पैसा आने के बाद लोग अपना स्वभाव पूरी तरह से बदल देते हैं, उनमें एटीट्यूड और अकड़ आ जाती है। अगर आज अनिका ने खुद अपनी आंखों से देख लिया था कि किस तरह एक सीधे साधे मैनेजर मनोज में एनटीटी से इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद कितनी ज़्यादा अकड़ आ गई थी। प्रोफेसर मनोज के स्वभाव में जो बदलाव आया था उस बदलाव को काउंसलर मैडम भी अच्छी तरह से जानती थी। पिछले कुछ दिनों में काउंसलर मैडम ने भी मनोज के स्वभाव में काफ़ी फर्क नोटिस किया था, मगर वो अच्छी तरह से जानती थी कि एनटीटी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बाद प्रोफेसर मनोज के प्रोजेक्ट को काफ़ी वेटेज मिल गया था और इसीलिए वो चाहती थी कि फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम में आई हुई स्टूडेंट को उनके प्रोजेक्ट में शामिल करके वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को कामयाब बनाए। और काउंसलर मैडम ये भी जानती थी कि प्रोफेसर मनोज भी भारतीय मूल के रिसर्चर थे, इसलिए काउंसलर मैडम को लगा कि शायद एक ही वतन के होने की वजह से प्रोफेसर मनोज के मन में नई स्टूडेंट के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर हो। मगर उनका एटीट्यूड देखकर काउंसलर मैडम समझ गई थी कि अपने प्रोजेक्ट को लेकर प्रोफेसर मनोज काफी ईगोस्टिक हो गए थे। अपनी आवाज धीमी करते हुए काउंसलर मैडम ने प्रोफेसर मनोज से कहा, एक्सक्यूज मी सर, आप अगर एक बार हमारे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई मिस प्रीति को डायरेक्टली इंटरव्यू देने का मौका देते तो अच्छा होता, क्योंकि अभी उसके बायोडाटा में कुछ खास दिखा सके ऐसा कुछ है नहीं। प्रीति अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई है, एक्सपीरियंस के मामले में बायोडाटा में कुछ लिखा जाए ऐसा है ही नहीं। अगर आप डायरेक्टली इस लड़की का इंटरव्यू लेते हैं तो आई एम श्योर कि इस लड़के की काबिलियत में
आप ज़्यादा बेहतर अंदाजा लगा पाएंगे। प्रोफेसर मनोज अब किसी भी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी फाइल जोर से बंद करते हुए अपनी नजरें उठाई और जैसे ही प्रोफेसर मनोज ने अपने सामने खड़ी अनिका की ओर देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लग रहा था कि उनकी सांसें थम चुकी थी। अनिका को अपने सामने खड़ा देखकर अचानक ही अटकती हुई आवाज में प्रोफेसर मनोज ने कहा, अरे अनिका तुम। जैसे ही प्रोफेसर मनोज ने अनिका का नाम अपने मुंह से निकाला, अनिका ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए प्रोफेसर मनोज को कुछ इशारा किया। इससे पहले कि प्रोफेसर मनोज कुछ समझ पाते, काउंसलर मैडम ने प्रोफेसर मनोज की ओर देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सर, इस लड़की का नाम अनिका नहीं है, इसका नाम मिस प्रीति है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में कुछ देर तक ये लड़की हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी। काउंसलर मैडम की बात सुनकर प्रोफेसर मनोज बात समझ गए कि जरूर अनिका ने एस्टो यूनिवर्सिटी में अपनी पहचान छुपाई थी। इसलिए अपने माथे पर उंगलियां फेरते हुए प्रोफेसर मनोज ने काउंसलर मैडम की ओर देखकर कहा, ओहो माफ करना मिस प्रीति, दरअसल मुझे इस वक्त इतना काम है कि छोटी मोटी बातें मुझे याद नहीं रहती। प्लीज मिस प्रीति आप बैठिए, बैठकर आराम से बातें करते हैं। प्रोफेसर मनोज के बर्ताव में अचानक आए चेंजेस देखकर खुद काउंसलर मैडम हैरान थी, मगर उन्हें खुशी थी कि प्रोफेसर मनोज प्रीति को एक मौका देने के लिए राजी हो गए थे। इसलिए अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए काउंसलर मैडम ने कहा, प्रीति बेटा अच्छे से इंटरव्यू देना, मुझे यकीन है कि प्रोफेसर मनोज तुम्हें जरूर सेलेक्ट करेंगे। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि इनके प्रोजेक्ट को बहुत बड़ी फंडिंग मिली है। एनटीटी कंपनी, जो कि हमारे देश की सबसे रिप्यूटेड कंपनी में से एक है, उन्होंने फाइनेंस किया है प्रोफेसर मनोज के इस प्रोजेक्ट को। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ प्रोफेसर मनोज बल्कि यूनिवर्सिटी के लिए भी काफी प्रेस्टिजियस है। अगर तुम्हें इस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलता है तो अपने आप को खुशकिस्मत समझना कि तुम्हें प्रोफेसर मनोज को असिस्ट करने का मौका मिलेगा। अनिका के सामने काउंसलर मैडम जिस तरह से प्रोफेसर मनोज की तारीफें कर रही थी, वो सुनकर खुद प्रोफेसर मनोज को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। प्रोफेसर मनोज अनिका की असलियत के बारे में जानते थे। वो लगातार 20 से 25 सालों से अनिका और उसकी मां स्वाति मल्होत्रा के लिए काम कर चुके थे। यूँ कहा जा सकता था अपनी एक्स बॉस के सामने काउंसलर मैडम जिस तरह से उनकी तारीफें कर रही थी, वो सुनकर उन्हें काफी एम्बेरसमेंट महसूस हो रही थी। काउंसलर मैडम के जाने के बाद कुछ देर तक प्रोफेसर मनोज कुछ देर तक अपने सामने खड़ी अनिका को देखते रहे। उन्होंने अटकती हुई आवाज में अनिका को पूछा, तुम यहाँ कैसे? अनिका ने अपनी नजरें झुकाते हुए अपने छोटे से बैग से वो ब्लैक बॉक्स बाहर निकाला और प्रोफेसर मनोज को देखकर कहा, देखिए अभी मैं आपको सब कुछ समझा नहीं सकती, मैं बस कुछ घंटों के लिए आपकी लेबोरेटरी यूज करना चाहती हूँ। हालांकि प्रोफेसर मनोज अनिका की किसी भी डिमांड को मना नहीं कर सकते थे, मगर वो इस वक्त बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए थे। एक तरफ उनकी एक्स बॉक्स थी और दूसरी तरफ उनकी आने वाली जिंदगी। आज उनके प्रोजेक्ट का पहला दिन था। एनटीटी कंपनी ने अपने लोगों को उस प्रोजेक्ट के लिए खास अपॉइंट कर दिया था। वो किसी भी वक्त लेबोरेटरी पहुंचने वाले थे और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के वो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट भी आज प्रोफेसर मनोज को ज्वाइन करने वाले थे, जो लोग ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट पर प्रोफेसर मनोज को असिस्ट करने वाले थे। यूँ कहा जा सकता था कि प्रोफेसर मनोज को इंडिविजुअल जिंदगी का आज बेहद इम्पोर्टेंट दिन था, मगर वो अनिका के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। जब वो ये सोचने लगे कि वो एनटीटी कंपनी के एम्प्लॉय को क्या जवाब देंगे, तब अचानक ही एक बात प्रोफेसर मनोज को स्ट्राइक हुई। वो पिछले कई दिनों से ये बात सोचने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर एनटीटी जितनी बड़ी कंपनी इतने सारे पैसे उनके प्रोजेक्ट पर लगाने के लिए क्यों राजी हुई थी। आज अनिका को अपने सामने खड़ा देखकर उन्हें धीरे धीरे कुछ बातें पता चलने लगी थी। प्रोफेसर मनोज अब ये बात जान चुके थे कि अनिका की वजह से ही शायद उन्हें इतनी बड़ी फंडिंग मिली थी। अनिका के कनेक्शन के बारे में प्रोफेसर मनोज अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने पिछले कई सालों तक अनिकरण फार्मेसी में मैनेजर की नौकरी कर ली थी। अनिका के हर पहलू से वो वाकिफ थे। धीरे धीरे जब सारी बातें उनके सामने क्लियर होने लगी, तब उन्हें कहीं न कहीं इस बात का भी एहसास हो गया था कि उनकी सर्विस के बदले अनिका ने उनके प्रोजेक्ट के लिए एक छोटा सा फेवर किया था। प्रोफेसर मनोज ने अनिका से कहा, हाँ, ये लेबोरेटरी तुम्हारी ही है। हालांकि आज मेरे प्रोजेक्ट का पहला दिन है, मगर तुम बिल्कुल चिंता मत करो,
तुम यहाँ आराम से अपना काम करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा कि तुम्हें कोई डिस्टर्ब न करे। एनटीटी कंपनी के कुछ ऑफिसर यहाँ आते ही होंगे, मगर तुम चिंता मत करना, मैं कोई तरकीब निकालकर उन्हें यहाँ आने से मना कर दूंगा। ये कहने के बाद प्रोफेसर मनोज ने एक कोने में जाकर अपना फोन अपने जेब से निकाला और एनटीटी कंपनी के कांटेक्ट पॉइंट ऑफिसर को कॉल लगा दिया। कॉल कनेक्ट होने पर प्रोफेसर मनोज ने उनसे कहा, एक्सक्यूज मी, बात दरअसल ये है कि मैं आज प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकता। जब उस ऑफिसर ने प्रोफेसर मनोज से ऐसा करने का कारण पूछा तो प्रोफेसर मनोज ने कहा, वो दरअसल मेरी तबीयत अचानक ही बहुत बिगड़ गई है। ये काम शुरू करने के प्रेशर से साथ मेरे खाने पीने की साइकिल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है और इसी कारण मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे डायरिया हो गया है। फिर अपने मोबाइल फोन के रिसीवर पर हाथ रखकर धीमी आवाज में प्रोफेसर मनोज ने अनिका से पूछा, वैसे तुम्हें लेबोरेटरी कितने दिनों तक चाहिए? अनिका ने मन ही मन कुछ सोचने के बाद कहा, नहीं, मुझे तो सिर्फ कुछ ही घंटों का काम है। प्रोफेसर मनोज ने फिर से अपना हाथ रिसीवर से हटाते हुए उस ऑफिसर से कहा, मुझे लगता है आज की बजाय हम ये प्रोजेक्ट कल से शुरू करेंगे। प्रोफेसर मनोज की बात सुनने के बाद उस ऑफिसर ने उनसे कहा, अगर ऐसी बात है तो हम अभी के अभी अपने कुछ ऑफिसर को वहां भेजते हैं। आपको किसी भी तरह की जरूरत हो तो वो लोग आपका ध्यान रखेंगे। एनटीटी कंपनी अपनी काफी प्रोफेशनल कंपनी थी। उनके शेड्यूल और उनके टारगेट की सीरियसली लिए जाते थे। अगर उनकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी में थोड़ा सा भी बदलाव हो तो वो लोग उस बदलाव की अच्छी तरीके से जांच किया करते थे और शायद उनके इसी बर्ताव की वजह से एनटीटी कंपनी का नाम मोस्ट रिप्यूटेड कंपनी में से एक लिया जाता था। प्रोफेसर मनोज अब तक ये जान चुके थे कि अनिका किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम की वजह से अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उनकी लेबोरेटरी में आई थी। इसलिए एनटीटी कंपनी के ऑफिसर को लेबोरेटरी में आने से रोकना उनके लिए बहुत जरूरी था। प्रोफेसर मनोज ने अपनी सांसें तेज करते हुए अपनी सारी एक्टिंग स्किल बाहर निकालते हुए फोन पर उस ऑफिसर से कहा, नहीं, मुझे लगता है कि आज मुझे बहुत कमजोरी है। मुझे अभी इसी वक्त घर चले जाना चाहिए। अगर आपके लोग लेबोरेटरी में आए तो उन्हें यहाँ पर ताला लगा मिलेगा। चाहे प्रोफेसर मनोज ने अपनी सारी काबिलियत और सारी एक्टिंग स्किल लगाकर ये बात कही थी, मगर फोन पर जो ऑफिसर उनकी बातें सुन रहा था उसे दाल में कुछ काला नजर आने लगा था। इसलिए अपनी आवाज थोड़ी सख्त करते हुए उस ऑफिसर ने मनोज से कहा, नहीं, आप कुछ देर तक वहीं रुकिए। अगर आपको किसी इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो हमारे ऑफिसर इस चीज का ध्यान रखेंगे। आखिर आप और आपका प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी कंपनी ने बहुत बड़ी फंडिंग की है और हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको और आपके प्रोजेक्ट को किसी भी तरह की तकलीफ न उठानी पड़े। ये कहने के बाद उस ऑफिसर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रोफेसर मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से एनटीटी कंपनी के ऑफिसरों को लेबोरेटरी में आने से रोके। वहां जब प्रोफेसर फोन पर बात कर रहे थे तब अनिका ने अपना काम शुरू भी कर दिया था। वो लेबोरेटरी में एक माइक्रोस्कोप के नीचे ब्लैक बॉक्स से मिली एक शीशी से कुछ लिक्विड की बूंदें निकालकर उन्हें इमेजिन करने लगी। अनिका जल्दी से जल्दी V16 पावर ड्रग का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करके एलेक्जेंडर के पास जाना चाहती थी। उस लिक्विड को स्टडी करने के बाद अनिका इतना समझ गई थी कि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लग सकता था। अनिका मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि किसी तरह 4 से 5 घंटे बिना किसी नई मुसीबत के गुजर जाए और वो जल्द से जल्द V16 पावर ड्रग को लेकर एलेक्जेंडर के पास पहुंचे। अनिका बड़े ही ध्यान से V16 पावर ड्रग को माइक्रोस्कोप के नीचे इमेजिन करने लगी। जब अनिका ने धीरे धीरे पावर ड्रग का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू किया तो अनिका को एक बात देखकर हैरानी हो रही थी। उस पावर ड्रग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी इसे 1 या 2 महीने पहले ही बनाया गया था। अनिका को पहले इस बात का शक था कि 20-25 साल पहले जिस ड्रग को बनाया गया था क्या वो ड्रग अब तक एक्सपायर हो चुका था, क्योंकि हर ड्रग की एक सील्ड लाइफ होती थी। और अनिका को सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि V16 पावर ड्रग उसके हाथ में लगने से पहले ही कहीं वो एक्सपायर ना हो गया हो। मगर इस वक्त पावर ड्रग को एग्जामिन करने के बाद अनिका को अपनी मां की मेडिकल काबिलियत पर काफी गर्व हो रहा था। स्वाति मल्होत्रा ने 20-25 साल पहले जिस पावर ड्रग को बनाया था वो आज भी उतना ही ताजा लग रहा था जैसे अभी
1 से 2 महीने पहले ही उसे बनाया गया हो। पावर ड्रग आज भी यूज करने के लिए बिल्कुल सेफ था। अनिका ने उस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया था। अभी कुछ देर में प्यूरिफिकेशन पूरा होने ही वाला था कि अचानक लेबोरेटरी में सुकेश और उसके साथ एनटीटी कंपनी का एक साथी ऑफिसर वहां आ पहुंचे। अनिका को लेबोरेटरी के अंदर बड़े ही ध्यान से काम करते हुए देखकर सुकेश को इस बात का अंदाजा लग गया था कि शायद अनिका की वजह से ही प्रोजेक्ट को एक दिन डिले किया गया था। अनिका की मदद करने के लिए सुकेश उसकी आइडेंटिटी किसी के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहता था। सुकेश तो यह भी नहीं जानता था कि प्रोफेसर मनोज पहले से ही अनिका को जानते थे, इसलिए अनिका एनटीटी कंपनी की एक खासदार थी। ये बात सुकेश सबसे छुपाना चाहता था। वहाँ प्रोफेसर मनोज भी यह नहीं चाहते थे कि अनिका, जो इस वक्त लेबोरेटरी में बड़े ही ध्यान से काम कर रही थी, उसे किसी भी तरह की डिस्टरबेंस हो और न ही अनिका की आइडेंटिटी लोगों के सामने जाहिर हो। इसलिए अनिका की मौजूदगी का कारण देते हुए प्रोफेसर मनोज ने सुकेश और उसके साथी ऑफिसर से कहा, अरे यह तो मेरी असिस्टेंट है, इसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। उसे मैंने यहाँ बुलाया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि लेबोरेटरी की साफ सफाई के लिए जरा बुला लो, क्योंकि कल से प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि हर चीज अपनी जगह पर बिल्कुल रेडी रहे, ताकि कल सुबह हम सब मिलकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करें। हाँ, मगर इसके एग्जाम करीब हैं, इसलिए उससे अपना एक एक्सपेरिमेंट पूरा करना है। इसलिए मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंट पूरा करने के बाद लेबोरेटरी की साफ सफाई कर दें। सुकेश और प्रोफेसर मनोज दोनों ही यह बात नहीं जानते थे कि वो दोनों अनिका की असलियत के बारे में काफी कुछ जानते थे, मगर दोनों ही अनिका की असलियत एक दूसरे से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। प्रोफेसर मनोज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे हाँ, वो प्रोजेक्ट को मैंने इसलिए डिले किया है क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सुबह से स्टमक अपसेट है। मुझे लग रहा है कि कई रातों से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ, इसीलिए कोई ज्यादा मसालेदार चीज खा लेने से यह सब कुछ हुआ है। प्रोफेसर मनोज एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि एनटीटी कंपनी के ऑफिसर इतने बेवकूफ नहीं थे। उन लोगों को अगर जरा सा भी शक हुआ तो वो लोग उन चीज की अच्छी तरह से जांच करेंगे। अपनी स्टमक अपसेट वाली बात को सही साबित करने के लिए प्रोफेसर मनोज ने जानबूझकर 2-3 जुलाब की गोलियां खा ली थी, जिसकी वजह से उनके माथे से पसीना बहने लगा। अपना पेट पकड़कर प्रोफेसर मनोज ने सुकेश के सामने देखकर कहा, अरे देखो, अभी फिर से प्रेशर आ गया। अभी कुछ ही मिनट पहले जाकर आया था। मुझे लगता है कि ये डायरिया आज मुझे चैन से यहाँ रहने नहीं देगा। डिहाइड्रेशन से कमजोर महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है आप सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं घर चला जाता हूँ, आप लोग भी अपने अपने काम पर लग जाइए। कल से हमें इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी है। प्रोफेसर मनोज किसी भी तरह एनटीटी कंपनी के ऑफिसर को लेबोरेटरी से बाहर करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अनिका को काम में कोई डिस्टरबेंस महसूस हो, मगर इन सब बातों से बिल्कुल अनजान लेबोरेटरी में अनिका बड़ी ही ध्यान से प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में लगी हुई थी। अनिका जल्द से जल्द ये काम पूरा करके अलेक्जेंडर के पास जाना चाहती थी। अनिका अलेक्जेंडर को B16 पावर ड्रग का आखिरी डोज इंजेक्ट करने के बाद कुछ दिनों के लिए अलेक्जेंडर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहती थी, ताकि अगर B16 डोज में भी कोई खामी पाई गई तो तुरंत अलेक्जेंडर को मेडिकल अटेंशन मिल सके। अनिका अपने प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के आखिरी पैदान पर थी। बड़े ही ध्यान से प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद अनिका ने लिक्विड को फिर से दोनों छोटी छोटी शीशियों में भर लिया। शीशियों को महफूज फिर से ब्लैक बॉक्स में रखने के बाद अनिका कुछ देर तक उन दोनों शीशियों को देखती रही। अनिका को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि आखिर क्यों स्वाति मल्होत्रा के पीछे इतने लोग पड़े हुए थे। स्वाति मल्होत्रा की मेडिकल कैपेबिलिटीज आज के साइंस के दौर में भी काफी फ्यूचरिस्टिक थी, मगर अनिका ये सोचकर हैरान हो रही थी कि ये सारी बातें स्वाति मल्होत्रा ने आज से 20-22 साल पहले सोच रखी थी। इससे ये साफ पता चलता था कि स्वाति मल्होत्रा कम से कम 40-50 साल आगे की सोच रखती थी। वहाँ लेबोरेटरी की दूसरी तरफ जब प्रोफेसर मनोज वॉशरूम में चले गए तो सुकेश, जो अपने आदमी के साथ लेबोरेटरी की खिड़की पर खड़ा था, वो बड़े ही ध्यान से अनिका को लेबोरेटरी के अंदर काम करते हुए देखता रहा। अनिका ने B16 पावर ड्रग जिन शीशियों में रखा था, अब उन शीशियों को ब्लैक बॉक्स के अंदर रखना ठीक नहीं था। जब अनिका को इस बात का एहसास हुआ तो अनिका ने लेबोरेटरी में रखे एक मेटल बॉक्स के अंदर उन शीशियों को रख दिया। उस मेटल बॉक्स को बंद करने के बाद उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता था।
वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से V16 पावर ड्रग के डिकम्पोज होने का प्रोसीजर फ्रीज हो जाता था। अनिका जल्द से जल्द घर पहुंचकर एलेक्जेंडर को V16 पावर ड्रग का इंजेक्शन देना चाहती थी, मगर अनिका जानती थी कि अगर किसी भी कारणवश V16 पावर ड्रग को एलेक्जेंडर तक पहुंचने में देरी हो तो वैक्यूम के जरिए उसकी डिजेनरेशन को फ्रीज किया जा सकता था। जैसे ही अनिका ने पूरे प्रोसीजर को पूरा किया तब उसका फोन बजने लगा। किसी अननोन नंबर से अनिका को कॉल आ रहा था। वैसे तो अनिका के पास इस वक्त किसी से बात करने की फुर्सत नहीं थी, मगर अनिका जानती थी कि भूमिका ने कुछ स्पेशल ऑफिसरों को बच्चों की हिफाजत के लिए भेजा हुआ था। अनिका ने सोचा कि शायद किसी काम से किसी ऑफिसर ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, इसलिए जैसे ही अनिका ने फोन उठाया उसके कानों पर एक जानी पहचानी सी आवाज पड़ी। उस भारी आवाज से अनिका के कानों पर एक ऐसी बात पड़ी जिसे सुनकर अनिका के होश उड़ गए। वो आवाज शक्तिशाली गेंडे की थी। शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से कहा, अगर V16 पावर ड्रग को प्यूरिफाई करने का प्रोसेस पूरा हो गया हो तो फिर उसे उसके हवाले कर दे। अनिका यह बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। अनिका अपने आसपास खड़े लोगों को अच्छे से देखने लगी। अनिका अच्छे से जानती थी कि V16 पावर ड्रग को हासिल करने के लिए शक्तिशाली गेंडा किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता था, मगर अनिका यह नहीं जानती थी कि अभी भी शक्तिशाली गेंडे ने उस पर नजरें बनाकर रखी थी। अनिका यह जानना चाहती थी कि ऐसा उसके पास कौन था जो पल पल की खबर शक्तिशाली गेंडे तक पहुंचा रहा था। जब अनिका हैरानी से यह सब बातें सोच रही थी तब अचानक ही शक्तिशाली गेंडे ने फिर से अनिका से बात करते हुए कहा, फिलहाल यह सारी बातें सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। अगर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो गया हो तो चुपचाप मेरी अमानत मेरे हवाले कर दो। शक्तिशाली गेंडे की बात सुनने के बाद अनिका को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे शक्तिशाली गेंडा अनिका को डराने के लिए यह सब कह रहा हो और असलियत में उसे कुछ न पता हो। अनिका ने बड़े ही कॉन्फिडेंटली शक्तिशाली गेंडे की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, और तुम क्या चाहते हो उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। अनिका अपनी बात फोन पर करते हुए लगातार अपनी नजरें लेबोरेटरी के चारों तरफ घुमा रही थी। लेबोरेटरी के अंदर इस वक्त भूमिका के भेजे हुए कुछ ऑफिसर्स मौजूद थे। एनटीटी कंपनी से आए हुए सुकेश और सुकेश का एक साथी मौजूद था, और अनिका के पुराने वफादार मैनेजर मनोज इस वक्त लेबोरेटरी के वॉशरूम में मौजूद थे। अनिका ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर सचमुच शक्तिशाली गेंडे तक अनिका की हर खबर पहुंच रही थी तो इन लोगों में से वो कौन था जो शक्तिशाली गेंडे तक अनिका की हर खबर पहुंचा रहा था। और अनिका को मैनेजर मनोज की वफादारी पर पूरा भरोसा था। पिछले 22 साल से जिस आदमी ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अनिका और उसकी मां की सेवा की हो, उस आदमी पर उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर शक करना फिजूल था। उसके बाद अगर कोई बचता था तो वे थे भूमिका के भेजे हुए कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर, एनटीटी से आया हुआ एक एम्प्लॉय और सुकेश। जब अनिका मन ही मन ये सारी बातें सोच रही थी तब अचानक शक्तिशाली गेंडे ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से कहा, देखो तुम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, वरना तुम नहीं जानती कि मैं क्या कर सकता हूँ। अनिका शक्तिशाली गेंडे के हमले के लिए बिल्कुल तैयार थी, मगर शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से जो अगली बात कही वो सुनकर अनिका के होश उड़ गए। शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से कहा, बेशक तुम्हारे साथ जो छोटी सी मुलाकात हुई उससे मुझे पता चल गया कि तुम एक बहुत निडर और बहादुर लड़की हो, मगर बात जब अपने बच्चों की आती है तो शेरनी भी लोमड़ी बनने पर मजबूर हो जाती है। अगर अपने बच्चों की जान प्यारी है तो वो चीज मेरे हवाले कर दो जो तुम मुझसे चुरा कर ले गई थी। बच्चों के नाम की धमकी सुनने के बाद अनिका के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे, मगर अनिका ने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। अनिका ने सख्त आवाज में शक्तिशाली गेंडे से कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ खुलकर कहो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरे बच्चों का बाल भी बाका नहीं कर सकते। अनिका की ये बात सुनकर शक्तिशाली गेंडा जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने अपने बच्चों के लिए काफी अच्छी सिक्योरिटी तैनात कर रखी है। मैं ये भी जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे सिक्योरिटी ऑफिसरों ने एक बड़ी सी रिहायशी कॉलोनी के अंदर छिपा कर रखा है, और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बच्चे किस कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं।
शक्तिशाली गैंडे की बात सुनकर धीरे धीरे अनिका के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। बच्चों के बारे में अनिका कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मगर सवाल V16 पावर ड्रग का था। अनिका किसी भी कीमत पर V16 पावर ड्रग शक्तिशाली गैंडे के हाथ में नहीं लगने दे सकती थी। अनिका ने अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस बनाकर रखा था। अनिका लगातार अपने आसपास खड़े लोगों की भी जांच देखने की कोशिश कर रही थी। अनिका ने शक्तिशाली गैंडे से कहा, देखो, ये धमकियां देना बंद करो। मुझ पर इसका बिल्कुल असर नहीं होगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम में काफी ताकत है, तुम्हारा शरीर काफी ताकतवर है, मगर ये मत भूलो कि तुम भी एक इंसान हो। मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर इस वक्त हथियार के साथ मौजूद हैं। इसके साथ शक्तिशाली गैंडे ने अनिका से जो कहा वो सुनकर अनिका के दिल की धड़कन जैसे थम सी गई थी। शक्तिशाली गैंडे ने अनिका से कहा, अगर तुम्हारे ऑफिसरों के पास हथियार है तो मेरे पास भी एक हथियार है जिसे बॉम्ब कहते हैं। एक छोटा सा धमाका होगा और तीनों बच्चों को एक आखिरी बार चीखने तक का मौका नहीं मिलेगा। बच्चों को जान से मारने की धमकी के बारे में सुनकर अनिका की सांसें तेज होने लगी थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि शक्तिशाली गैंडा पावर ड्रग को अपने कब्जे में लेने के लिए कोई खतरनाक कदम जरूर उठाएगा, मगर अनिका ने सोचा नहीं था कि शक्तिशाली गैंडे ने अपनी शारीरिक ताकत को बढ़ाने के बाद अपने अंदर के इंसान को हमेशा हमेशा के लिए मार दिया था। अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए शक्तिशाली गैंडे से कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम नहीं जानते इस वक्त कि मेरे बच्चे कहाँ पर है, इसलिए झूठी झूठी धमकियां देना बंद करो। शक्तिशाली गैंडे ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों की लोकेशन के बारे में अच्छी तरह से बताता हूँ। वो लोग इस वक्त नॉर्थ शहर के छोटे से गांव में बसे हुए हैं। लोकेशन के बारे में सुनकर अनिका के होश उड़ गए। अनिका ने फिर भी अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस बरकरार रखते हुए शक्तिशाली गैंडे से कहा, हालांकि तुम्हें लोकेशन के बारे में पता चल गया है, लेकिन ये तुम कभी नहीं जान सकते कि इस वक्त बच्चे एग्जैक्टली कौन सी बिल्डिंग में मौजूद हैं। अनिका की ये बात सुनने के बाद शक्तिशाली गैंडा फिर से जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी आवाज धीमी करते हुए अनिका से शक्तिशाली गैंडे ने कहा, वो किस बिल्डिंग में है, वो किस फ्लैट में है, ये सब जानने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि वो लोग नॉर्थ शहर के उस छोटे से गांव में है इस वक्त, क्योंकि मेरे पास जो बम है वो पूरे के पूरे गांव को उड़ाने के लिए काफी है। शक्तिशाली गैंडे के खतरनाक इरादे के बारे में सुनकर अनिका की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब देती। अनिका का गला सूखने लगा था। तभी शक्तिशाली गैंडे ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मरते हैं, कितनों की जानें जाती हैं। मुझे जो चीज चाहिए वो मैं लेकर रहूंगा। अपनी जान बचाने के लिए मैं पूरी दुनिया के लोगों की जान ले सकता हूँ। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझसे होशियारी करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। किसी भी हालत में तुम्हें वो V16 पावर ड्रग मेरे हवाले करना ही होगा। अनिका V16 पावर ड्रग के सहारे अलेक्जेंडर को बचाना चाहती थी, मगर इस वक्त तीनों बच्चों की जान उसी V16 पावर ड्रग के कारण खतरे में पड़ी हुई थी। मगर बच्चों की जान को लेकर अनिका कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए अपनी आवाज में नरमी लाते हुए अनिका ने शक्तिशाली गैंडे से कहा, देखो, ऐसी गलती मत करना। अरे उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बल्कि किसी ने भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुख की बात थी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला तुम पूरी दुनिया से लेते फिरोगे। अनिका की बात पूरी होती ही शक्तिशाली गैंडे ने फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं लगाया। अब मेरा वक्त जाया मत करो। जल्द से जल्द वो V16 पावर ड्रग मेरे हवाले कर दो। अनिका अब अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि शक्तिशाली गैंडा बिना ड्रग लिए मानने वाला नहीं था और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। अनिका अब तक एक बात अच्छे से समझ चुकी थी कि कोई था जो अनिका पर नजरें बनाए हुए था और सारी की सारी इंफॉर्मेशन शक्तिशाली गैंडे तक पहुंचा रहा था। अनिका उस आदमी को अभी भी पहचान नहीं पा रही थी, मगर अनिका इतना जान चुकी थी कि उसके बच्चों की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो चुकी थी। वैक्यूम सील्ड मेटल बॉक्स की ओर देखने के बाद अनिका ने धीमी आवाज में शक्तिशाली गैंडे से कहा, कहो, कहाँ आना है मुझे ये पावर ड्रग लेकर? अनिका की बात पूरी होने के बाद शक्तिशाली गैंडे ने अनिका से कहा, अरे तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कितनी काबिल लड़की हो
तुम बेहद चालाक डॉक्टर हो, तुम काफी निडर हो और फाइट करना भी अच्छी तरह से जानती हो। इतनी मुलाकातों में मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि तुम इतनी बेवकूफ नहीं कि इतनी आसानी से ये V16 पावर ड्रग मेरे हवाले कर दो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बीच रास्ते में तुम किसी तरह से V16 पावर ड्रग को किसी और ड्रग के साथ बदल सकती हो, इसलिए तुम्हें ये तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हारे बच्चों की जान बचाने के लिए वो V16 पावर ड्रग तुम्हें वहीं खड़े एक आदमी के हाथों में सौंप देना है। शक्तिशाली गेंडे की बातों से अब ये बिल्कुल क्लियर था कि शक्तिशाली गेंडे का कोई एक आदमी इस वक्त लेबोरेटरी के पास कहीं मौजूद था। धीरे धीरे अनिका के शक की सुई एक जगह पर जाकर अटकने लगी। तभी अचानक शक्तिशाली गेंडे ने फोन पर अनिका से कहा, एक काम करो, वो पावर ड्रग तुम वहाँ खड़े सुकेश के हाथों में सौंप दो। सुकेश का नाम फोन पर सुनकर अनिका फटी हुई आंखों से अपने सामने खड़े सुकेश को देखती रही। जैसे ही अनिका की नजर अपने सामने खड़े सुकेश पर पड़ी, सुकेश ने अपने दोनों हाथ कमर पर रख दिए और सुकेश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। सुकेश ने अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे इतना चौंकने की बात कोई नहीं है। चौंकने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। फिलहाल हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हारे हाथ में जो V16 पावर ड्रग है उसे चुपचाप मेरे हाथ में दे दो। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि सुकेश जो नजर आता था वो वैसा बिल्कुल नहीं था, मगर अनिका ये नहीं जानती थी कि जब सुकेश का चेहरा बेनकाब होगा तब उसका इस तरह का घिनौना रूप दिखाई देगा। अनिका ने भी अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए सुकेश के सामने आते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अच्छा तो तुम ही हो वो आस्तीन के सांप जो मेरी हर इंफॉर्मेशन मेरे दुश्मन तक पहुंचा रहा है। बहुत खूब, इतनी कम उम्र में काफी गद्दारी करनी सीख ली है तुमने मिस्टर सुकेश, या मुझे कहना चाहिए मिस्टर एस्पेसी। अनिका अब अच्छी तरह से जान चुकी थी कि जो पांचवा शख्स ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बाद अब तक जिंदा था वो और कोई नहीं बल्कि उसके सामने खड़ा सुकेश यानी कि द एस्पेसी था। वो एक कंप्यूटर जीनियस था और अनिका जानती थी कि एस्पेसी ने ही ये सारा षड्यंत्र रचा था, क्योंकि भले ही शक्तिशाली गेंडा कितना भी ताकतवर क्यों न हो मगर उसकी दिमागी शक्ति ज्यादा पावरफुल नहीं थी। वो कोई स्कैम नहीं बना सकता था। वो प्लानिंग करने में काफी कमजोर था, मगर शक्तिशाली गेंडे की इस कमजोरी को पूरा करता था द एस्पेसी, बेहद चालाक और शातिर दिमाग वाला। अनिका जब से लंदन शिफ्ट हुई थी, अपने आसपास अपने पड़ोसियों के साथ हो रहे हादसों के बाद वो काफी अलर्ट हो गई थी। मिसेज लालचंद के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद अनिका को ये अंदाजा हो गया था कि जरूर एस्पेसी ही अनिका को टारगेट बनाने के लिए यह सब कुछ कर रहा था। मिसेज लालचंद की बहन का फोन हैक करके मिसेज लालचंद को ये मैसेज भिजवाना कि वो मिसेज लालचंद के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होना चाहती है। उसके बाद मिसेज लालचंद का ये कहना कि उनकी बहन ने साफ इनकार कर दिया कि उसने कोई ऐसा मैसेज नहीं किया था। ये सारी चीजें सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा कर रही थी कि कोई था जो अनिका को टारगेट बनाना चाहता था। पहले ही अनिका को शक हो गया था कि सुकेश और रीना की जोड़ी में कुछ गड़बड़ी थी। रीना बहुत ही सीधी सादी और दिखने में ठीक ठाक लड़की थी जो काफी गरीब परिवार को बिलोंग करती थी। वहीं एस्पेसी और सुकेश काफी हैंडसम, पढ़ा लिखा और एक तेज लड़का था। अनिका को कई बार शक हुआ था कि सुकेश शायद रीना का मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहा था, मगर दोनों को बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह देखकर कभी कभी अनिका को ऐसा लगता था कि शायद ये उनका सच्चा प्यार था। मगर अब सुकेश का असली चेहरा देखने के बाद अनिका के दिल में प्यार की परिभाषा बदल गई थी। लोग दिखावे के लिए झूठ मूठ का प्यार भी कर सकते थे। अनिका ने पहले ही पता लगा लिया था कि रीना काफी गरीब खानदान की थी। वैसे तो रीना एक अमेरिकन अनाथ थी जिसे कई सालों से हॉस्टल रूम में किसी ने गोद नहीं लिया था, मगर जब रीना तकरीबन 12 साल की हुई तब एक इंडियन कपल ने उसे गोद लिया। मगर उसके बाद रीना के फोस्टर पिता ने उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया, जिसके बारे में एक दिन रीना की फोस्टर माँ को पता चला। मगर बजाय इसके कि वह अपने पति के खिलाफ कोई एक्शन लेती, उसने रीना को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसके बाद रीना के ऊपर एक के बाद एक फिजिकल और मेंटल टॉर्चर करने का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन वो किसी तरह उस नेट से बाहर निकली और फिर उसकी मुलाकात सुकेश से हुई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह सुकेश की प्लानिंग का हिस्सा था। सुकेश का मकसद सिर्फ इतना था कि रीना जैसी लड़कियों पर लोग अक्सर जल्दी भरोसा कर लेते हैं
और उसकी प्लानिंग के मुताबिक ठीक ऐसा ही हुआ। अनिका के दिल में रीना के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जगने लगा था। रीना आए दिन अनिका के घर आया जाया करती थी। तीनों बच्चों के साथ दोस्ती बनाकर रीना को हमेशा ही बच्चों की लोकेशन के बारे में पता चल जाता था। बच्चों की सिक्योरिटी वाले हमेशा ही बच्चों की लोकेशन बदलते रहते थे, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता था। मगर रीना बच्चों से दोस्ती का वास्ता देकर बड़ी ही आसानी से बच्चों की लोकेशन के बारे में पता लगा लेती थी। और इसी तरह सुकेश और शक्तिशाली गेंडे को बच्चों की लोकेशन के बारे में सब कुछ पता चल जाता था। हालांकि अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि सुकेश ने अपने चेहरे के ऊपर एक नकाब पहन रखा था, मगर अनिका ये नहीं जानती थी कि नकाब उतरने के बाद इतना घिनौना चेहरा नजर आएगा। जब अनिका काफी देर तक सुकेश के सामने खामोश खड़ी थी, तब सुकेश ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए धीमी आवाज में अनिका के पास जाकर कहा, देखिए मिस अनिका, जल्दी कीजिए। क्या है कि यहाँ पर ज्यादा शोर शराबा करना ठीक नहीं होगा। वो क्या है ना कि आपके बच्चे जहाँ पर हैं वहाँ पर हमने पहले से ही बम प्लांट कर दिया है, और जिसका ट्रिगर इस वक्त मेरे साथी के हाथ में है। अगर आपने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की या हमारी बात नहीं मानी तो ट्रिगर दब जाएगा, और आपके बच्चों के साथ साथ न जाने और कितने बच्चे जाने अनजाने मौत के हवाले हो जाएंगे। और अब तक आपको इतना तो पता चल ही चुका होगा कि हम लोग कितने खतरनाक लोग हैं। अपने मकसद में आने वाले लोगों को हम चिटियां समझते हैं, और अगर छोटे छोटे जीव जंतु बड़े बड़े हाथियों के पांव के नीचे कुचले जाएं, तो ये हमारे लिए बड़ी ही साधारण सी बात है। सुकेश का ऐसा असली चेहरा देखकर अनिका को जितनी घिन हो रही थी, उतनी ही अनिका का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मगर अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि इस वक्त उनका अपने गुस्से पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी था, क्योंकि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अनिका को ऐसी प्लानिंग करनी थी जो इन लोगों की प्लानिंग को तोड़ दे। अनिका ने एक आखिरी बार अपने हाथ में पकड़े हुए बॉक्स को देखा, जिसके अंदर V16 पावर ड्रग मौजूद था, और फिर उस बॉक्स को सुकेश के हवाले करते हुए बहुत ही सॉफ्टली कहा, तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। अनिका की बेबसी देखकर सुकेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुकेश ने कहा, चलो तुम इतनी तो समझदार निकली कि तुमने चुपचाप ये पावर ड्रग मेरे हवाले कर दिया। बहुत जल्द इसके सहारे हम दुनिया बदल के रख देंगे, तुम बस उस दिन का इंतजार करना। ये कहने के बाद सुकेश वहां से एक पल में गायब हो गया। जब प्रोफेसर मनोज वॉशरूम से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि अनिका अपने एक्सपेरिमेंट टेबल के पास खड़ी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने सुकेश कहीं नजर नहीं आ रहा था। प्रोफेसर ने कई बार अनिका से पूछने की कोशिश की कि आखिर सुकेश गया कहाँ, मगर अनिका अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। अनिका किसी तरह सोचने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह सुकेश और शक्तिशाली गेंडे को रोका जाए।